बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दो बड़ी अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखनी है। एक तो 9 मई के हवाले से जस्टिस हाशिम काकड़ की अदालत से अहम तरीन फ़ैसला आया है और उस फैसले ने 9 मई जिना हाउस हमला केस ख़ास तौर पर उसके ऊपर अहम तरीन सवालात खड़े कर दिए हैं और प्रोसिक्यूशन की नाकामी का मुँह बोलता सबूत ये फ़ैसला है। डिटेल्स आपके सामने रखूँगा और ज़मानत दे दी गई है जिना हाउस हमला केस में जो मुलजिम थे उनको। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और दूसरा, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में अब मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिसके हवाले से ये कहना कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस वक्त बड़े तज़ब्ज़ब का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, परेशान हैं, पछतावे का शिकार हैं, बोलना चाहते हैं और लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने कुछ बातें की हैं जिससे उनको अब पछतावा है कि जो कुछ उन्होंने किया शायद वो दुरुस्त नहीं था। इसके मुतालिक अहम तरीन और उस मुलाकात के हवाले से जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने रखूँगा कि असल में हकीकत है क्या। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वक्त आज 4 जून है और कल 5 जून को इमरान खान साहब का अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। ये वैसे मेरे ज़हन में आ गया तो मैंने कहा आपके सामने रख दूं। कल का दिन इसलिए अहम भी होगा। दूसरा, सना यूसुफ के कातिल को भी आज पेश किया गया, उमर हयात को पेश किया गया और मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के अदालत के अंदर 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उसका लिया गया जो अदालत ने दे भी दिया। अब शनाख्त परेड की जाएगी और उसके बाद फिर आगे मामला चलेगा। लेकिन ऐसे कातिलों को, ऐसे दरिंदों को मुँह पर कपड़ा डाल कर नहीं, मुंह से कपड़ा हटाकर पेश किया जाना चाहिए ताकि पूरी दुनिया उनका गंदा भद्दा चेहरा जो है वो ज़रूर देखे। और जब तक ये गंदा भद्दा गलीज़ चेहरा पूरी दुनिया के सामने नहीं आएगा तब तक ये मेरे ख़्याल में उनको शर्म भी नहीं आएगी। पूरी दुनिया के सामने इनके चेहरे वाज़े होने चाहिए कि भाई इन्होंने किस तरह से दरिंदगी से, सफाकियत से किसी नाहक का खून किया है। बहरहाल मेन टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। 9 मई का जो मामला है वो सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ। 9 मई के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने अपना फ़ैसला तहरीरी तौर पर अब जारी कर दिया है। उस तहरीरी फ़ैसले में ये लिखा गया है कि चूँकि मेन जो मुलजिम है उसको ज़मानत मिल चुकी है तो रज़ा अली को भी ज़मानत दी जा रही है। लेकिन उसके साथ एक जुमला बड़ा वाज़े तौर पर, अब बड़ा बेहतरीन जुमला लिखा गया है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने जो फ़ैसला लिखा उसने कहा कि रज़ा अली के मुलव्विस होने की मज़ीद तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। उनको ये शक था नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर कि इस 9 मई के इस केस के अंदर नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर रज़ा अली को जो है वो इसमें फ़िक्स किया गया है केस में। तो जो शवाहिद हैं वो नाकाफ़ी हैं रज़ा अली के ख़िलाफ़, इसलिए मज़ीद तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। रज़ा अली FIR में नामज़द नहीं है बल्कि ज़िमनी जो होती है, ज़िमनी डाल दी जाती है, उसमें बाद में लोकेशन आई या बाद में जो फ्रांसिक होता है उस एरिए का उसमें उनकी मौजूदगी वहाँ पर साबित हुई तो नाम जो ज़िमनियाँ होती हैं उसमें इनको शामिल किया गया। फिर कहा गया कि रज़ा अली पर जिना हाउस हमला केस के दौरान पुलिस एहलकार को ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम है, जबकि ओरिजिनल समाअत के अंदर, फैसले के अंदर नहीं लिखा लेकिन जो समाअत हो रही थी इस केस की, मैंने उस दिन भी वीडियो बनाई थी कि हाशिम काकड़ साहब ने सवाल किया था प्रोसिक्यूशन टीम से कि भाई रज़ा अली के ऊपर इल्ज़ाम है कि पुलिस वाले को ज़ख्मी किया और एक और बंदे के ऊपर भी इल्ज़ाम है, लेकिन ज़ख्मियों की लिस्ट में इस पुलिस वाले का नाम ही शामिल नहीं है। तो ये कैसी तफ्तीश है, कैसा मुकदमा है, कैसे शवाहिद है। उसके बाद रज़ा अली को शनाख्त किसी प्राइवेट गवाह ने नहीं किया बल्कि पुलिस एहलकार ने गवाह इसको शनाख्त किया है। अब पुलिस एहलकार जब इस तरह से शनाख्त करते हैं रियासत के कहने पर, ज़ाहिर है रियासत की तरफ से ये मुकदमात बनाए गए हैं, तो फिर उसमें शवाहिद नाकाफ़ी होते हैं। इम्कान ये होता है कि पुलिस ने अपना केस बनाने के लिए किसी को मुलव्विस कर दिया उसके अंदर। और ये भी बताया कि रज़ा अली के बकौल वो उस वक़्त ट्रैफिक जैम होने की वजह से उस जगह पर मौजूद था, ना कि वो जिना उस हमला केस में किसी तरह से भी मुलव्विस था। तो ये जनाब मामला है। एक बंदा गुजर रहा था वहाँ से, वो रश में फंस गया ट्रैफिक की वजह से और उसको उठा के 9 मई के मुकदमे में डाल दिया और उसका केस अब सुप्रीम कोर्ट से आके हल हो रहा है, जबकि नीचे अदालतें इल्तवा पे इल्तवा दी जा रही हैं और इस तरह से 2-2 साल से कई बेगुनाह जो हैं वो इस वक्त कैद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़मानत के केस में शवाहिद का सरसरी जायज़ा ही लिया जा सकता है। बहरहाल 2 लाख मुचलकों के एवज़
रज़ा अली की ज़मानत मंजूर की गई थी। ये तहरीरी फ़ैसला भी अब आ चुका है, लेकिन इस तहरीरी फ़ैसले के अंदर एक चीज़ जो वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ गई है वो ये कि जिस तरह से लोगों को डाला गया है इन केसेस के अंदर, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं वो नाकाफ़ी हैं। अब शवाहिद नहीं है तो फिर केसेस कैसे बनाए हैं? तो आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि शवाहिद ना हो तो केसेस कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से सियासी जमातों को निशाना बनाने के लिए लोगों को उठाकर केसेस में डाल दिया जाता है। अब शायद रज़ा अली का तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक शायद ताल्लुक़ ही ना हो। तो ये है जनाब 9 मई के केसेस की हकीकत। हाँ, जिनके खिलाफ शवाहिद हैं, CCTV फुटेजेस हैं, जिनके खिलाफ ऐसे ठोस शवाहिद हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो भाई पेश करें अदालतों में, चलान करें, उनके ट्रायल फ़ौरन चलाएं और उनको आगे सज़ाएं सुनाएं बेशक आप। तो ये भी अभी तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 4 महीनों के अंदर 9 मई के जितने भी मुल्ज़मान हैं उन केसेस पर फैसला किया जाए, जबकि ये भी इसके ऊपर एक अलग से डिबेट है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह सकती है या नहीं कह सकती। अब जनाब आते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, माजी फ़ाइज़ ईसा साहब। माजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में अब ये चाहे मगोइयाँ भी हो रही हैं, बहुत सारे वीलॉग्स भी हुए हैं, बहुत सारी डिस्कशंस भी हुई हैं कि जी उनको कोई पछतावा है, वो परेशान है, वो तकलीफ़ में है, वो अंदर से अपनी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं और ये समझते हैं कि 1 या 2 चीज़ें जो उन्होंने की हैं ख़ास तौर पर अपने दौर के अंदर, वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब ये तो कहा जा सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन चीज़ों का काजी साहब को पछतावा है, इसके ऊपर कम से कम मेरा दिल किसी सूरत भी मुतमईन नहीं होता। बल्कि काजी साहब मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। जिस तरह से कोई भी मुतमईन होता है ना, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मुतमईन हैं, उन्हें कोई पछतावा इस वक्त नहीं है। ठीक है, और हालात और मामलात की वजह से वो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जो है वो हो सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर जो कुछ उन्होंने किया है ना, ये उन्होंने होशो हवास में किया है। ये किसी गलती के पेश नज़र, किसी के कहने के, किसी के बहकावे में नहीं किया, क्योंकि काजी साहब मुतमईन हैं, मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं इन मामलात के ऊपर कि जो कुछ उन्होंने किया है। अब राना सनाउल्लाह साहब के बयान को लेकर बाद में फिर ये कहानी बनाई गई कि शायद अब काजी साहब जो हैं वो अपनी जगह से हट रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब के बयान के बाद काजी साहब के ऊपर दोबारा प्रेशर है कि भाई आप अपनी जगह पर रुके रहें, कायम रहे। अगर आप कायम ना रहे तो फिर जाहिर है जो चट्टा साहब है पिंडी के कमिश्नर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ऑलरेडी की भी है, तो फिर काजी साहब के ऊपर पकड़ भी आ सकती है कि भाई कमिश्नर को पेश किया जाए और कहा जाए जी कि क्यों की थी धांधली, और वो कहें जी काजी साहब के कहने पर की थी, तो जाहिर है ब्लैकमेल करना काजी साहब को आसान होगा। लेकिन इसके पसपर्दा एक कहानी और भी है जो मुबैना तौर पर अब सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब पावर कॉरिडोर से जब से निकले हैं वो काफ़ी इस बेचैनी का शिकार हैं कि भाई पावर नहीं है आप मेरे पास, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो अपने आप को किसी अहम तरीन, ताकतवर तरीन ओहदे पर दोबारा देखना चाहते हैं। तो जब तक उनके पास वो ओहदा नहीं होगा तो हुकूमत को किसी ना किसी तरह से उन्होंने याद दिलाना है कि भाई मैं भी हूँ, जो वादे, जो कौलो करार, जो कमिटमेंट्स की गई हैं वो हुकूमत शायद पूरी नहीं कर रही, जिसकी वजह से काजी साहब अब इस तरह से पर तोल रहे हैं। जाहिर है जब एक इंसान वकील से डायरेक्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लग जाए और उसके बाद एक लंबे अरसे तक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रहे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आए और वो ये समझता हो कि मैं ही अक्ल कुल हूँ और जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही दुरुस्त है, चाहे उससे सीनियर जितने भी जजेस बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस थे, वो तमाम गलत थे। काजी साहब का नुक्ता टोटली डिफरेंट और अलग होता था। वो समझते थे कि जूनियर होते हुए जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ उसी तरह से बाकी भी मामलात को चलाएं। तो अब काजी साहब जब इतने पावर कॉरिडोर में रहते हुए आते हैं, फिर चीफ जस्टिस बनते हैं, फिर वो एक बादशाह चीफ जस्टिस होते हैं, जो चाहे मर्जी कर सकते हैं, मुकम्मल सिस्टम उनकी हिमायत में बैठा और खड़ा होता है। तो उसके बाद जब वो एकदम रिटायर्ड हो जाए, चले जाएं और हुकूमत की तरफ से एक्सटेंशन भी ना दी जाए, नए चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिए जाएं, और फिर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि काजी साहब से वादे किए गए हैं कि भाई आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएंगे, कुछ अरसा आप रुक जाए और उसके बाद अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए आपका नाम होगा। अब ये तो वक्त साबित करेगा, लेकिन अगर काजी साहब से इस तरह के कौलो करार हुए हैं और काजी साहब से वो कौलो करार, वो वादे, वो कमिटमेंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसकी वजह से काजी साहब ज़रूर स्ट्रेस में, डिप्रेशन में हो सकते हैं।
और इस वक्त तो बताया जा रहा है कि वो शायद जा चुके हों जब आप ये वीडियो सुन रहे हों मुल्क से बाहर। और अब अल्लाह बेहतर जानता है, जैसे नवाज़ शरीफ साहब ईद मनाने अपनों में गए हैं, इसी तरह काजी साहब ईद मनाने अपनों में गए हैं या फिर पक्के पक्के वापस चले गए हैं। बहरहाल आने वाले कुछ दिनों में काजी साहब के हवाले से मज़ीद चीज़ें अनफोल्ड होंगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि काजी साहब किसी भी पछतावे का शिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है वो होश हवास में मुतमईन होकर किया है। जैसे बंदा मुतमईन होता है जो कुछ करने में, तो काजी साहब मुतमईन होकर इस मुल्क से अब बाहर गए हैं। शायद कुछ अरसे के लिए ही गए हों, शायद पक्का पक्का चले गए हों सिस्टम से और इन लोगों से अपने वादे और कौलो करार पूरे ना होने की वजह से। तो ये दो अहम तरीन अपडेट्स थी, वो मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करें। इस वक्त लोगों के अंदर ये डिस्कशन चल रही है कि बहुत ज़्यादा शायद वो डिप्रेशन में हैं और लोगों से बात करना चाहते हैं या ये कहना चाहते हैं कि जी मुझसे गलतियाँ हो गई, ये मुझसे काम नहीं होने चाहिए थे। तो इस बात पर आप मुकम्मल यकीन रखें, काजी साहब मुतमईन हैं, बिल्कुल मुतमईन हैं। जिस तरह से सही एक इंसान मुतमईन होता है कि जो कुछ उन्होंने किया है वो ठीक किया है, ये उनको लगता है। बाकी जो उन्होंने किया है वो अवाम जो समझती है वो भी सबके सामने है, और आइन और कानून जो समझता है वो भी सबके सामने है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।